Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखेंगे कि एसिम्पटोट कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करेगी। अब इन जनरल अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो nth डिग्री कर्व को n पॉइंट्स पे कट करती है। अब एसिम्पटोट भी स्ट्रेट लाइन ही होती है तो इसे भी कर्व को n पॉइंट्स पर ही कट करना चाहिए, लेकिन एसिम्पटोट क्योंकि अनंत स्पर्शी ये है तो ये कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करती है। इट टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर जाकर कर्व को टच कर रही है, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर दो प्रतिच्छेद बिंदु संपाती हो जाएंगे। यू विल गेट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु कहेंगे, और वो इन्फिनिटी पे होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि इन्फिनिटी पे चले गए तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास रह जाएंगे n-2। तो टोटल n में से क्योंकि दो इन्फिनिटी पे चले गए हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रह जाएंगे n-2। तो एसिम्पटोट विल कट द कर्व एट n-2 पॉइंट। अब एक एसिम्पटोट n-2 पॉइंट्स पे कर्व को कट कर रही है, लेकिन कर्व आपका nth डिग्री का है तो इसकी टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स n हो सकती हैं। एक एसिम्पटोट आपको n-2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे रही है तो n एसिम्पटोट्स आपको देंगी n इंटू n-2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स इज n इंटू n-2। तो वक्र और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की कुल संख्या आपके पास n इंटू n-2 होगी अगर वक्र आपका nth डिग्री का है। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कर्व का फॉर्म ये है fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कम से कम 2 डिग्री का अंतर अगर है, और fn को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू n डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमें मिलता है fn इज इक्वल टू 0 से। अब इसके साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि अगर आपके पास एक कर्व s इज इक्वल टू 0 है, दूसरा कर्व s डैश इज इक्वल टू 0 है, तो s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 ऐसा कर्व होता है विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला कर्व होता है s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमारे कर्व का इक्वेशन अगर fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो इसके एसिम्पटोट्स का इक्वेशन होगा fn इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पर देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था। तो कर्व एंड इसके एसिम्पटोट से गुजरने वाले कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, ये s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है। ये कर्व का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा s डैश, ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कर्व दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इन पर्टिकुलर अगर हम यहाँ लैम्डा को ले लें इक्वल टू -1, लैम्डा को -1 ले लेते हैं तो यहाँ माइनस fn आ जाएगा, जो कि इस fn के साथ कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन रह जाएगी fn-2 इज इक्वल टू 0। सो टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इट बिकम्स fn-2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगी ऐसा कर्व जिसपे
कर्व और एसिम्टोट के सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं. सो fn minus 2 is equal to 0 will represent a curve on which all the n into n minus 2 points of intersection. हमने देखा था टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन n into n minus 2 होते हैं. ये सभी इस कर्व fn minus 2 is equal to 0 पे सिचुएटेड होंगे. अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो इस एग्जांपल में हमें कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है और ये है कि फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स ऑफ दिस कर्व, और आपको शो करना है कि शो दैट दे कट द कर्व अगेन एट 3 पॉइंट्स. मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में 3 होगा, और ये जो तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दे लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इस रेखा पर तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन स्थित होंगे, ये हमें प्रूव करना है. तो जो कर्व का इक्वेशन है उसको हम s इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपका गिवन कर्व हो गया जिसे हम s इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी एसिम्टोट्स निकालनी है. तो सबसे पहले हम एसिम्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए चेक करेंगे. एसिम्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस निकालने के लिए आप हाईएस्ट पावर ऑफ x देखिए, x स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट को आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. तो ये y इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गई एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस. एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालने के लिए आप y की हाईएस्ट पावर देखिए. तो ये वाई स्क्वायर 2 जगह आ रहा है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -x यहाँ से एंड +1 यहाँ से. इसको आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये x - 1 इक्वल टू 0. ये आपके पास आ गई एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस. अब क्योंकि कर्व 3 डिग्री का है और अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही एसिम्टोट्स आई हैं, तो तीसरी एसिम्टोट ऑब्लिक एसिम्टोट होनी चाहिए. उसको निकालने के लिए अब हम प्रोसीड करेंगे. तो अब आप देखिए ये जो कर्व की इक्वेशन थी इसमें थर्ड डिग्री टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 5/3m दैट इज इक्वल टू m माइनस m स्क्वायर. इसी तरीके से ये जो सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं इनमें भी आप x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करिए. तो ये आ गया आपके पास 5/2m. इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. 5/3m को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5/3-m अपने पास 1 - 2m के बराबर आ गया है. अब m निकालने के लिए हम 5/3m को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे. तो ये जो आपका 5/3m था इसमें से m कॉमन निकाल के इसको 0 के बराबर इक्वेट किया तो m की 2 वैल्यूज़ अपने को मिल गई. m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1. अब ये नॉन रिपीटेड रूट्स आई हैं तो c निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करिए. c इज इक्वल टू -5n-1m अपॉन 5n-m. यहाँ n इज इक्वल टू 3 है तो ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से आ जाएगा. अब 5/2m एंड 5/3-m हमने ऊपर निकाल रखे हैं, उनकी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए. तो ये अपने पास c की वैल्यू आ गई है. अब आप देखिए m की वैल्यू अपने पास 2 वैल्यूज़ थी, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1. तो m इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा. और m इज इक्वल टू 1 यहाँ आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल टू 2. अब एसिम्टोट y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में होती है तो आप एसिम्टोट्स का इक्वेशन लिख दीजिए. m इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 लेंगे तो एसिम्टोट आएगी y इज इक्वल टू 0, mx प्लस c, m भी 0 है, c भी 0 है. ये एसिम्टोट हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी थी, यही रिपीट हो रही है. अब m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2 लेंगे तो अगली एसिम्टोट अपने पास आ गई है y इज इक्वल टू x प्लस 2, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास कर्व की एसिम्टोट्स आ गई हैं. अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे.
क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए हमें निकालना पड़ेगा एसिम्प्टोट्स का जॉइंट इक्वेशन या संयुक्त समीकरण। तो अब आप देखिए ये 3 एसिम्प्टोट्स हम निकाल चुके हैं। पहली y इज इक्वल टू 0, दूसरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और तीसरी y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनका जॉइंट इक्वेशन के लिए आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जॉइंट इक्वेशन हो गया एसिम्प्टोट्स का। अब ये जो संयुक्त समीकरण या जॉइंट इक्वेशन है, इसे हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स को हम डिनोट करेंगे s डैश इज इक्वल टू 0 से। तो अब आप देखिए कर्व का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 हमने माना था, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हम मान रहे हैं s डैश इज इक्वल टू 0। इनके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, कर्व s इज इक्वल टू 0 एंड एसिम्प्टोट्स s डैश इज इक्वल टू 0 के, वो आएंगे आपके इस फॉर्मूला से n इंटू n माइनस 2। अब अपना कर्व थर्ड डिग्री का था, n इज इक्वल टू 3 आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो 3 आपके पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस कर्व पे सिचुएटेड हैं ये हमें देखना है। तो s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0 के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इस कर्व s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। अब आप s एंड s डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो s आएगा आपके कर्व के इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से, और s डैश ये जो इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखी हुई है एसिम्प्टोट्स का जो जॉइंट इक्वेशन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने सब्सटीट्यूट किए, दैट इज s डैश। अब आप देख सकते हैं टर्म्स आपकी 1 2 3 और ये 4 टर्म्स यहाँ भी आ रही हैं, और यही चारों टर्म्स यहाँ आ रही हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास इक्वेशन जो बचेगी दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 वो कर्व हो गया जिस पे तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो कि कर्व और एसिम्प्टोट्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो सब सिचुएटेड होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है जिस पे तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सिचुएटेड होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ आपको प्रूव करना है कि शो दैट 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स लाई ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व है इसके और इसके अनंत स्पर्शियों के 8 प्रतिच्छेद बिंदु रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब आयताकार अतिपरवलय पर स्थित है, ये हमें प्रूव करना है। तो कर्व का जो इक्वेशन है उसे हम s इज इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज s इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक आपकी 4th डिग्री की टर्म है और उसके बाद सीधे 2nd डिग्री की टर्म्स स्टार्ट हो गई हैं, 3rd डिग्री की टर्म्स बीच में मिसिंग है। तो इक्वेशन इज ऑफ द टाइप fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ n इज इक्वल टू 4 है, 4th डिग्री टर्म्स के बाद डायरेक्टली 2nd डिग्री टर्म्स आ गई हैं। अब ऐसी इक्वेशंस में हम जानते हैं कि अगर इस fn इज इक्वल टू 0 के डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स बन जाएं तो fn इज इक्वल टू 0 आपको एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन दे देता है। तो अब आप देखिए इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, तो ये 4th डिग्री टर्म्स जो थी उसको हमने 0 के बराबर इक्वेट किया। अब इसके फैक्टर्स बना रहे हैं हम, तो ये जो -5x² है इसको -4x² एंड -x² इस फॉर्म में लिखा है। उसके बाद आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, तो ये x² - y² एंड x² - 4y² इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। अब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए ये x² - y² ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4y², इसके भी दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास चार डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। तो ये जो f4 इज इक्वल टू 0 है, ये आपको देगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, जिसको हम डिनोट करेंगे s डैश इज इक्वल टू 0 से। अब कर्व s इज इक्वल टू 0 था, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स s डैश इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0, ये आएगा आपके इस फॉर्मूले से n इंटू n माइनस 2। अब क्योंकि कर्व 4th डिग्री का था तो n इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 4 इंटू 2 आपके पास 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो ये क्वेश्चन में जैसा हमें 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था वो आपको मिल गए। अब ये किस कर्व पे सिचुएटेड होंगे ये हम निकालेंगे। तो क्योंकि ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0 के, ये सिचुएटेड होंगे कर्व s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 अगर ले लेते हैं तो कर्व का इक्वेशन आ जाएगा s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। अब कर्व के इक्वेशन में से आप s सब्सटीट्यूट कर दीजिए और जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स जो था उसमें से s डैश सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं 4th डिग्री की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगा जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब आप देखिए ये इक्वेशन जो हमारे पास आई थी ये वापस यहाँ लिखी हुई है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ax² प्लस 2hxy प्लस by² देन प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या लाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहली h² शुड बी ग्रेटर देन ab और दूसरी a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसे इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं। a होता है x² का कोफिशिएंट, तो अपने केस में a इज इक्वल टू 1 है। b होता है y² का कोफिशिएंट, तो b इज इक्वल टू -1। h होता है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो ये 0 के बराबर है क्योंकि अपनी इक्वेशन में xy की कोई टर्म नहीं है। तो अब आप देखिए h² आपका 0 के बराबर है, ab इज इक्वल टू -1, तो h² इज ग्रेटर देन ab और साथ में a प्लस b इज इक्वल टू 0 है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है दिस रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट करती है इलिप्स को, मतलब ये दीर्घवृत्त रिप्रेजेंट करेगी। अगर h² लेस देन ab है ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला या परवलय। यदि h² इज इक्वल टू ab है ये रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला या अति परवलय अगर h² ग्रेटर देन ab है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए हाइपरबोला होना पहले ज़रूरी है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए a प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशंस भी आप फ्यूचर यूज़ के लिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ कर्व का इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखा है और यहाँ आपको प्रूव करना है कि इस कर्व की जो 4 एसिम्प्टोट्स हैं वो वापस कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती हैं विच लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हैं, ये हमें प्रूव करना है।
तो जो कर्व का इक्वेशन है उसको हम s इज इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे और इसकी अब हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या इसकी कोई एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हैं। तो आप एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखिए। तो कर्व में इस एक्स स्क्वेयर को -4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 आएगा। ये x की हाईएस्ट पावर है, इसका कोएफिशिएंट -4 रहेगा जो कि एक कांस्टेंट है, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होगी। अब y का हाईएस्ट पावर आएगा, इस -y² को इस y² से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा -y टू द पावर 4। इसका कोएफिशिएंट भी -1 है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए कर्व हैज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो ये जो आपकी 4th डिग्री टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4th डिग्री टर्म्स मिलेंगी। 4th डिग्री टर्म्स में आप x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ भी और इसमें भी। तो आपको मिलेगा 5/4m। तो ये आपका 5/4m आ गया, जिसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आप साथ में डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए तो 5/4-m भी अपने को इसके डिफ्रेंशिएशन से मिल जाएगा। 5/3m निकालने के लिए इक्वेशन में ये जो 3rd डिग्री की टर्म्स हैं, यहाँ आप x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्सटीट्यूट करिए। तो ये आपको मिला है 5/3m ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द 3rd डिग्री टर्म्स। अब m निकालने के लिए 5/4m इज इक्वल टू 0 आप पुट करिए। तो ये जो 5/4m आपके पास था, यहाँ आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स a² - b² टाइप के हैं, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। 5/4m को हमने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो बहुत इजीली इसकी रूट्स निकल रही हैं। इन दोनों से आपको m इज इक्वल टू +-1 और इन दोनों से m इज इक्वल टू +-2 मिल जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज़ आ गई m की। आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ नॉन रिपीटेड हैं, एक एक बार ही आ रही हैं। तो क्योंकि m की वैल्यूज़ नॉन रिपीटेड हैं, c निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे -5n-1m अपॉन 5n-m। अपने केस में n 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5/3m अपॉन 5/4-m। ये दोनों वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाल रखी हैं, तो इनको आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये आपका c के लिए फॉर्मूला हो गया। अब m की चारों वैल्यूज़ बारी बारी से इस फॉर्मूले में आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ c आपको मिल जाएंगी। तो अब आप देखिए m इज इक्वल टू 1 आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एसिम्प्टोट आप y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एसिम्प्टोट हो गई y इज इक्वल टू x विच कैन बी रिटन एज x माइनस y इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप m की दूसरी वैल्यू लीजिए, m इज इक्वल टू -1 और इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करिए, c की वैल्यू निकाल लीजिए तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। एसिम्प्टोट वंस अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखी हुई है और सब टर्म्स को एक तरफ ले लें तो ये आपका एसिम्प्टोट हो गया। इसी तरीके से m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2 के लिए c की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट्स भी निकाली हुई हैं। तो ये एसिम्प्टोट y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और ये चौथी एसिम्प्टोट y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 एसिम्प्टोट्स हमको कर्व की मिल गई। अब हम क्वेश्चन के अगले पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए हम निकालेंगे एसिम्प्टोट्स का जॉइंट इक्वेशन। जो 4 आपके पास एसिम्प्टोट्स आई थी उनके इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ये एसिम्प्टोट्स का जॉइंट इक्वेशन या संयुक्त समीकरण निकाला गया है। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे किया है ये आप देखिए।
ये पहले x माइनस वाई को इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, और फिर इस x माइनस वाई को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। इसी तरीके से जो अगली दो टर्म्स हैं उसमें y माइनस 2x को पहले y प्लस 2x से मल्टीप्लाई करके लिखा है, और फिर उसके बाद y माइनस 2x को इस -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है। अब ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विल गिव यू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। आगे वाली टर्म में कोई चेंज नहीं है। y प्लस 2x इंटू वाई माइनस 2x विल गिव यू वाई स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, और इसमें भी आगे वाली टर्म में कोई चेंज नहीं है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को, जो कि यहाँ आ रहा था, इसको वाई स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके हमने सबसे पहले लिखा है। उसके बाद ये जो x माइनस वाई है इसको वाई स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया है। देन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को y माइनस 2x से, और उसके बाद x माइनस वाई को y माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है हमने, और ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब ये जो आपकी फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं, ये इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप कर्व के इक्वेशन में आप देखेंगे तो इस टाइप की टर्म्स कर्व के इक्वेशन में भी एज सच दी हुई थी, तो इनको हम एज सच रिटेन करेंगे। आगे वाली जो टर्म्स हैं, मतलब ये वाली और ये, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब इसमें भी आप देखिए, जब हम इन टर्म्स को अरेंज करते हैं तो इन्हें उसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है जिस ऑर्डर में टर्म्स आपके कर्व की इक्वेशन में आ रही हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s डैश इज इक्वल टू 0 से। अब कर्व s इज इक्वल टू 0 एंड एसिम्प्टोट्स s डैश इज इक्वल टू 0, जो जॉइंट इक्वेशन आया था, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएंगे n इंटू n माइनस 2। कर्व क्योंकि 4th डिग्री का था, n इज इक्वल टू 4 आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो टोटल 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, और ये सिचुएटेड होंगे s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। अब आप s कर्व के इक्वेशन में से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका s है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और s डैश आप जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स जो हमने ऊपर निकाल रखा है वहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये यहाँ से सब्सटीट्यूट किया हुआ है s डैश। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो टर्म्स जब हम अरेंज करते हैं उसी ऑर्डर में जैसा कि कर्व में आ रही थी, तो आप देख सकते हैं कि टर्म्स ये आपकी ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये वाली ये टर्म y क्यूब तक की टर्म यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद -x स्क्वेयर, और ये आपका बाहर नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा +2x स्क्वेयर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास +x स्क्वेयर। एक्स वाई वाली टर्म वापस कैंसिल हो रही है, फिर आपके पास आ जाएगा +y स्क्वेयर एंड -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जो कि रिप्रेजेंट करता है सर्कल जिसकी की रेडियस 1 के बराबर हो। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, जैसा कि हमें एग्जाम्पल में प्रूव करना था। दिस एंड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। लेक्चर के अगले पार्ट में हम इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।